नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परेन चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है बोन फॉर्मेशन के बारे में। मतलब जब एक बच्चा माँ के गर्भ में जब पैदा होता है, जब उसका जो एक संरचना होना जो है वो शुरुआत होती है, तो जब वो बच्चे के जो पैदा होने की तैयारी होती है, तो उस दौरान जो जो उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं, और उसमें एक चेंजेस ये रहता है कि जो बोन फॉर्मेशन होता है, मतलब हड्डियों का निर्माण जो है वो एक बच्चे के अंदर किस तरीके से होता है, वो हम आज जो है वो समझने वाले हैं। तो मेन जो ये प्रोसेस जो है वो शुरू होती है 8वें हफ्ते से, मतलब 8th वीक जब प्रेगनेंसी का हो जाता है, वहां से फिर ये प्रोसीजर जो है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो शुरुआत होती है। और दो प्रोसीजर के थ्रू जो है वो दो बोन्स बनती हैं। एक बोन जो रहती है वो हम लोग कहते हैं कि फ्लैट बोन है, जैसे कि ये स्कल की बोन जो फ्लैट रहती है, पेल्विस बोन, और जो रिब्स रहती हैं यहाँ की, ये फ्लैट बोन्स में आती हैं। तो फ्लैट बोन जो है वो एक उसका बनने का तरीका अलग रहता है। और जो लॉन्ग बोन्स यानी कि ये जो लंबी हड्डियां हैं यहाँ की, ये बड़ी हड्डियां और पैरों की जो हड्डियां हैं, ये हड्डियां जो हैं वो जिस तरीके से बनना शुरू होती हैं, तो वो हड्डियां जो है जो जैसे उसमें बनती हैं, इसकी जो प्रक्रिया रहती है वो अलग रहती है। तो ये इसकी जो शुरुआत होती है वो एक मेम्ब्रेन से शुरुआत होती है। मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो बोन फॉर्मेशन होता है वो एक जब माँ के गर्भ में जब होता है तो वो एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन के दो रूप रहते हैं। ये एक रूप रहता है कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा रहता है हाइलिन कार्टिलेज। तो कनेक्टिव टिश्यू और हाइलिन कार्टिलेज, ये दो मेम्ब्रेन जैसे मेम्ब्रेन के दो रूप रहते हैं, जिसके थ्रू जो है वो ये दोनों बोन जो है वो बनना शुरू होती है। और दो प्रोसीजर से थ्रू ये बोन्स जो है वो बनती हैं। एक है इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन और एक है एंडोक्रोंडियल ओसिफिकेशन। तो ये दो प्रोसीजर रहती है जिसके थ्रू ये दोनों बोन्स जो है वो बनती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज इसके बारे में समझने वाले हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक प्रकार का मेम्ब्रेन ही रहती है, एक लेयर ही रहती है, जो फिर बाद में धीरे धीरे चेंजेस होकर एक हड्डी का रूप जो है वो या फिर एक बोन का रूप जो है वो ले लेती है। तो कनेक्टिव टिश्यू से जो ओसिफिकेशन मतलब बोन फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसीजर को कहा जाता है इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। मतलब ये प्रोसीजर से बनने वाले जो बोन रहते हैं उसे कहा जाता है इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। तो इंट्रा का मतलब होता है अंदर, और मेम्ब्रेनस का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू, और ओसिफिकेशन का मतलब होता है कि बोन फॉर्मेशन। जो हड्डियों का निर्माण उसे कहा जाता है ओसिफिकेशन। तो ये जो मेम्ब्रेनस रहती है, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू रहती है, ये एक मेसेनकाइमल सेल्स के थ्रू जो है वो बनी हुई रहती है। और ये मेसेनकाइमल सेल्स के अंदर स्टेम सेल्स होती हैं। तो इसे मेसेनकाइमल सेल को मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स भी जो है वो बोला जाता है। ये जो प्रोसीजर है, इसके थ्रू जो फ्लैट बोन, जैसे मैंने आपको बताया स्कल, रिब्स, फेस या फिर पेल्विस के जो बोन्स बनते हैं, वो जो है वो बोन्स बनते हैं। वो इस तरीके से बोन्स का ढांचा रहता है कि अंदर जो है वो स्पॉन्जी बोन्स का ढांचा रहता है, और बाहर से हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो इसका रहता है। मतलब ये बाहर से जो जैसे चिपटे दिखते हैं वो थोड़े से हार्ड, जो चिपटेपन रहता है वो हार्ड रहता है, और अंदर से वो स्पॉन्जी रहती है। मतलब जो स्पॉन्जी जो लेयर रहती है ये भी हड्डियों की ही बनी रहती है, जो कि एक सपोर्ट देती है उसमें। तो जो बोन डेवलपमेंट होता है, तो ये जो मेसेनकाइमल सेल है, वो स्टेम सेल्स जो है वो एकदम जो इसके सेंटर में आ जाती है, इस मेम्ब्रेन के। तो ये बोन डेवलपमेंट के लिए एकदम सेंटर में आ जाती है। और उसके बाद एक जो चीज है वो फॉर्मेशन करती है, जो कि जिसको हम कहते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट। ये एक सेल्स रहते हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट जिसे हम लोग कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसे याद रखिएगा कि बोन फॉर्मेशन के लिए जो सबसे पहली जो सेल्स जो है बनती है उसे कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। ये बोन फॉर्मेशन के लिए रहता है। ये जैसे ही जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है वो सेल के सेंटर में आती है, मतलब स्टेम सेल के और सेंटर में जब आ जाती है तो इसे ओसिफिकेशन सेंटर कहा जाता है। मतलब इस प्रोसीजर को ओसिफिकेशन सेंटर कहा जाता है। ओसिफिकेशन के लिए जब आती है वो, मतलब वहां से वो ओसिफिकेशन मतलब बोन फॉर्मेशन शुरुआत होती है। तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट रहता है ये एक लिक्विड रिलीज करता है जिसका नाम है ऑस्टियोइड। ये उसे ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो रिलीज करता है। ये ऑस्टियोइड क्या करता है, जो बच्चे के शरीर में जो माँ के से जो न्यूट्रिशन मिनरल्स जो आते हैं उसमें से कैल्शियम, फास्फोरस और बाकी मिनरल्स लेके और बोन को हार्ड करना शुरू कर, मतलब वो मेम्ब्रेन को जो है वो ओसिफिकेशन शुरू होती है। मतलब इस प्रोसीजर को कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। तो अभी धीरे धीरे वो कैल्सिफाइड होके जो मिनरल्स लेके और जो लिक्विड है जो कि ऑस्टियोइड है, ये मिलके एक हार्ड सब्सटेंस में निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिस प्रोसीजर को कहा जाता है कैल्सिफिकेशन। अब होता क्या है कि ये इस तरीके का ढांचा जो है वो ले लेती है, वो धीरे धीरे जो सेपरेट हो जाती है ये कैल्सिफिकेशन प्रोसीजर के थ्रू,
और इस तरीके का ढांचा बनाती है। मतलब क्या होता है कि ये जो मेसेनकाइमस सेल्स रहती हैं वो कुछ इस तरीके से ढांचा बना लेती हैं और एक स्पॉन्जी एक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेती है, जिसे कहा जाता है ट्रेबेक्यूला। ये एक स्पॉन्जी टिश्यू जो है वो बना लेती है। दूसरा क्या होता है, कुछ मेसेनकाइमस सेल्स जो पीछे की तरफ आ जाते हैं इस तरीके से, तो वो क्या हो जाती है, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे कॉम्पैक्ट बोन कहा जाता है या फिर फाइब्रस टिश्यू कहा जाता है या फिर पेरियोस्टियम जो है वो इसे कहा जाता है। पेरियोस्टियम जो लेयर हार्ड रहती है, तो जो स्कल की बोन या फिर पेल्विस बोन आपको इस तरीके से चपटी दिखाई देगी। चपटी में क्या होता है, वो ये ऐसा हार्ड हो जाता है, इधर से हार्ड हो जाता है और अंदर से एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर रहता है, वो एक फॉर्म हो जाता है। और कुछ मेसेनकाइमस सेल्स, यानी इसमें से मेसेनकाइमस सेल्स कुछ जो है वो ये ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्शन उसका नहीं होता है, उनका कन्वर्शन हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में। मतलब जो ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्शन हो गए वो बोन्स फॉर्मेशन में चले गए, और जो थोड़े से और कॉम्पैक्ट हो गए तो उन्होंने पेरियोस्टियम का एक और कॉम्पैक्ट बोन का रूप ले लिया, और जो ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्शन जिनका नहीं हुआ तो उनका ब्लड कैपिलरीज में कन्वर्शन हो गया मेसेनकाइमल सेल का, जिसकी वजह से इनके बीच में ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये मैंने बनाया है, ये बोन है ना, जो एक स्पॉन्जी बोन स्ट्रक्चर बनता है। और इसके अंदर जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेड बोन मैरो जो है वो रहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ऑस्टियोइड्स रहता है, ऑस्टियोइड क्या करता है, एक ऑस्टियोब्लास्ट नाम का, जैसे कि ये है ना, यहाँ पे जो उसे ट्रैप कर लेता है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जो ऑस्टियोइड है, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट को जो रहता है, जो ये सेल को है, उसे अपने पास ट्रैप कर लेता है, उसे अपने पास रोक लेता है और उसे सेंटर में लेके आ जाता है, जिसे ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। तो उसे सेंटर में लाने के बाद उसे इस तरीके का जिगजैग स्ट्रक्चर बना देता है, और जिसकी वजह से जो बोन में जो है एक इंटेक जो स्ट्रक्चर आता है, जो बोन को मेंटेन करता है, तो वो इस तरीके से करता है, जिसमें ये ऑस्टियोइड का काफी ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये ऑस्टियोब्लास्ट को जो है वो अपने पास लेके उसे सेंटर में लाके उसे एक इंटेक्ट पोजीशन दे देता है, इंटेक्ट सेल जो है वो बना देता है, जिसकी वजह से सेल को जो है बोन को जो है वो एक इंटेक्ट रूप मिल जाता है और वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चर के थ्रू, मतलब इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन के थ्रू फ्लैट बोन्स जो है वो बनना शुरू होती है। उसका ये यहाँ पे पार्ट खत्म होता है। दूसरी मेम्ब्रेन का जो रूप है वो रहता है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज से जो बोन्स बनती है, वो प्रक्रिया जो रहती है वो है एंड्रोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। एंडो मीन्स बीच में और कॉन्ड्रल मीन्स कार्टिलेज, और ओसिफिकेशन का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन। तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो रहते हैं, जो कार्टिलेज के जो सेल्स रहते हैं, उसे कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। तो वो क्या करती हैं, ये जो बोन्स, ये जो प्रोसीजर है, इससे जो लॉन्ग बोन, जैसे मैंने पहले बताया फेमर, टिबिया, फाइबुला, जो बड़ी बोन्स रहती हैं, वो बोन्स जो है वो इससे बनना शुरू होती है। तो हाइलिन कार्टिलेज जो रहता है, जो उसके कॉन्ड्रोसाइट्स रहते हैं, मतलब जो उसके जो सेल्स रहते हैं कार्टिलेज के, वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि सेंटर में आ जाते हैं। ये जो बोन है ना, उसके सेंटर में आ जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, वो मैच्योर और डेड हो जाती है। मतलब ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है, मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो ये जो हाइलिन कार्टिलेज के जो कॉन्ट्रोसाइट्स हैं वो सेंटर में आ जाते हैं। सेंटर में आने के बाद वो एक ही जगह पे वो ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं और वहीं पर डेड हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाते हैं और पीछे की तरफ चले जाते हैं। मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया ना कि ये रेड पोर्शन को आप छोड़ दीजिए, जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है, तो वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। कौन, ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, वो पीछे की तरफ और ऐसे एंड की तरफ चले जाते हैं। तो वो इस तरीके से आपको ढांचा दिखने को मिलता है। इससे क्या हो जाता है, ये जो एंड्स की तरफ चले जाते हैं, तो जो ये जो गैप यहाँ पे रह जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे बोन रहती है, पर यहाँ पे जो प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर, ये गैप रह जाता है। तो यहाँ पे जो ब्लड वेजल्स आती हैं, वो ब्लड वेजल्स एक अलग रूप ले लेती हैं, एक अलग सेल का निर्माण कर देती हैं। तो ब्लड वेजल्स जो है, इसे कहा जाता है ऑस्टियोक्लास्ट। यहाँ मैंने बताया था ऑस्टियोब्लास्ट जो कि निर्माण का काम करता है, और ऑस्टियोक्लास्ट यानी कि ये क्या काम करता है, यहाँ पे जो बोन है, अंदर का ढांचा है, उसे डिग्रेड करना शुरू होता है, उसे खराब करके उसे तोड़ना शुरू कर देता है, और यहाँ पे एक हॉलो स्ट्रक्चर बना लेता है, कैविटी बना लेता है, जिस कैविटी को मेडुलर कैविटी कहा जाता है। और इस मेडुलर कैविटी को यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं कि इसमें जो बोन मैरो रहता है, वो यहाँ पे फिर जो है बनना शुरू होता है। और कैंसरलेस बोन्स जो है, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है, जो कि कार्टिलेज, जो कैंड्रोसाइट्स जो है, वो जो इस तरीके से यहाँ पे आई है, तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो है, वो यहाँ पे जो है
एक कैंसरस बोन्स जो है वो बना लेती है। मतलब क्या होती है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स फॉर्म स्पॉन्जी बोन्स एट द एंड। मतलब यहाँ पे इस तरीके के स्पॉन्जी बोन्स जो है वो यहाँ पे बना लेती है। इससे क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, वैसे खोखला स्ट्रक्चर जिस तरीके से में रहता है, मतलब ये बोन जो रहता है यहाँ पे ऐसा खोखला जो ड्रॉप्स रहते हैं बोन्स के, जो गैप रहता है वो एक जालीदार जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेता है, एक स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो ऐसे कॉर्नर में स्ट्रक्चर जो है वो बना लेता है। तो ये इसे कहा जाता है कैंसरस बोन। तो कैंसरस बोन जो एंड में आ गई है, यहाँ पे क्या होता है कि जो एंड में जो रहता है यहाँ पे एक एपिफेजियल प्लेट जो है वो बन जाती है। ये एपिफेजियल प्लेट जो है एक प्रकार का हाइलिन कार्टिलेज ही रहता है। एपिफेजियल प्लेट जो रहती है हाइलिन कार्टिलेज, ये जो एपिफेजियल प्लेट रहती है या फिर हाइलिन कार्टिलेज जो रहता है ये हाइट ग्रो करने में हेल्प करता है। मतलब जो व्यक्ति की जो बच्चे की जो उम्र के साथ जो हाइट बढ़ती जाती है तो ये एपिफेजियल प्लेट जो है इसका सबसे बड़ा रोल रहता है कि बोन को इंक्रीज करने का, जो हाइट बढ़ाने में ये इंक्रीज करने का। ये कब तक बढ़ता है, 16 से 18 साल की उम्र तक जो है इसका ग्रोथ होता है। बोन के ग्रोथ करने में या फिर हाइट ग्रोथ करने में ये हेल्प करती है। और जैसे ही एडल्ट फेज ये आ जाता है तो ये जो है एक ओसिफाइड हो जाती है। मतलब एपिफेजियल प्लेट जो है वो ओसिफाइड हो जाती है और प्रॉपर एक इंटेक्ट बोन का रूप ले लेती है, जो कि एक कैंसरस बोन थी। मतलब एक जो पोर्स टाइप स्ट्रक्चर था वो बाद में फिर एक इंटेक्ट बोन बन जाती है। फिर वो हिलती नहीं है, फिर वो उसके अंदर कोई प्रोसीजर होती नहीं है। उसके बाद आपकी हाइट ग्रोथ होना रुक जाती है। उसके बाद जितनी हाइट आपकी होगी उसके बाद हाइट जो है आपकी बढ़ती नहीं है। तो ये रोल रहता है अलग अलग, और ये दो प्रोसीजर के थ्रू जो है वो बोन्स बनना हमारे शरीर में शुरुआत होती है। जैसे बच्चा 8वें माह जो है वो 8वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में आती है और उसके बाद जो चेंजेस आते हैं वो इस तरीके से रहते हैं। तो बोन्स के टॉपिक हम और 2-3 टॉपिक जो है वो कंटिन्यू लेने वाले हैं। इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे उसमें और डाउट्स जो है वो आपको बोन्स से रिलेटेड क्लियर होते जाएंगे। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस चैनल को और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और इस चैनल को ग्रो करने के लिए आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। थैंक यू।